तो देखो किसी रासायनिक क्रिया की दर इकाई समय अंतराल में, किसी रासायनिक क्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद, किसी रासायनिक क्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। परिवर्तन के बराबर होती है। इसको बता दें, इसके फोटो खींच ले भैया। देखो कोई सी रिएक्शन होती है तो इस टाइप से होती, मान लीजिए कुछ भी चीज है जैसे A प्लस बी और यहाँ पर बनता आपका C प्लस डी, ये कहलाते हैं अभिकारक और ये कहलाते हैं उत्पाद। ठीक है, जो अब क्रिया में भाग ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो इधर बन के जाते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक का दूसरा नाम बेटा क्रियाकारक भी होता है। क्रियाकारक शब्द भी इसका यूज किया और इसका मतलब होता है क्रियाफल। उत्पाद का मतलब होता है क्रियाफल, यानी क्रिया करने के बाद क्या फल आया वो कहलाता है उत्पाद। ठीक, तो हमने क्या लिखा, मान लीजिए अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या है, अभिक्रिया की दर कैसी होती है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर। सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल के बराबर, ये इसका सूत्र होगा बेटा। इकाई समय अंतराल में या तो अभिकारक की मात्रा, इसकी मात्रा घटती और इसकी बढ़ती, हमें ध्यान रखना, क्योंकि ये भाग लेते तो इनकी मात्रा घटती, अभिकारक की मात्रा हमेशा घटती और उत्पाद की मात्रा हमेशा। तो देखो यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का परिभाषा हो गई और ये सूत्र हो गया। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके इसको समझा रहा हूँ वहां पे। ठीक है, तो परिभाषा क्या थी आपकी, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, मान लो ये घटी तो भी परिवर्तन हो रहा है या इसकी मात्रा बढ़ी तो भी परिवर्तन हो रहा, तो सांद्रण में परिवर्तन मतलब इकाई समय अंतराल, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। ये उसका सूत्र है, ये हमें याद रखना। अब यहां लिखेंगे समय के साथ, एक काम करें, इसको मैं ए बना दे रहा हूं और यहां बी बना दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा। ठीक, समय के साथ अभिकारक ए के सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है, तथा उत्पाद के सांद्रण में क्या होगी, उत्पाद मतलब बी के सांद्रण में वृद्धि होती है। ठीक, एक संकेत और दिया, एनसीईआरटी वाले ने इसको लिखा आर और इसको लिखा पी, है ना। जो रिएक्ट हो रहा है, रिएक्टेंट मतलब जो भाग ले रहा है उनको अभिकारक कह रहे हैं और जो बन के जा रहा है उनको प्रोडक्ट कह रहा है, इसलिए आर पी भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ए बी ही लिखना, आर पी भी लिखना, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो समय के साथ ए की मात्रा घटती और बी की मात्रा में वृद्धि होती, मतलब आर की मात्रा घटेगी और पी की मात्रा में वृद्धि होती है।
अतः हम जान लेना काय के लिए, अभिकारक के लिए। अब क्रिया का दर क्या हो जाएगा, अभिकारक। अभिकारक मतलब या तो आर लिख लें आप, या ए के लिए, ए के लिए क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या बनेगा, अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा डेल। डेल आने परिवर्तन, या तो घट रहा है या बढ़ रहा, तो किसके सांद्रण में, ए के। तो ए के ऊपर ऐसे ये कोष्टक संबंध का, तो इसका मतलब होता है उसकी सांद्रता या सांद्रण। ठीक है, तो इसकी घटती का बढ़ती क्या लिखा हमने, घटती, इसलिए माइनस बटे डेल टी मतलब समय परिवर्तन, ये सूत्र बनेगा आपका। ठीक है, और उत्पाद के लिए क्या बनेगा बेटा, उत्पाद यानी बी के लिए या पी के लिए डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ आप आर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगी, अब क्रिया की दर क्या होगी, डेल बी अपॉन डेल टी। अब क्रिया की दर बराबर डेल बी अपॉन प्लस, क्योंकि वृद्धि होगी तो प्लस लिखेंगे अपन, बटे डेल टी। डेल टी। इस तरह से भी आप इसको बढ़ा के बता सकते हैं, नहीं तो फिर से काम चल जाएगा। इसकी इकाई लिख लो, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा इकाई। इकाई जरूर पूछेगा, विकल्प में आ सकता है। क्रिया की दर की इकाई क्या होती है, जिसकी इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो जो हो गया मोल लीटर वगैरह प्रति मतलब इनवर्स हो जाएगा बटे में रहता, लीटर भी बटे में है, और प्रति सेकंड तो सेकंड भी एस भी इनवर्स में हो जाएगा। ये इसकी इकाई है बेटा। ठीक है, इसकी इकाई, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो अब इसके कारक बता देते हैं। ऊपर यदि लिखोगे तो आप ऐसे लिख लेना, मान लो एक अभिक्रिया ए बी है ना, मान लो एक अभिक्रिया। चलो अब इसके कारक देखना बेटा, परिभाषा समझ में आ गई। ठीक है, अब जो कारक है लगभग परीक्षा बोर्ड में दिए सब, एक दो कारक की जरूरत पड़ेगी, मैं लिखवा दूंगा परीक्षा बोर्ड से समझा बेटा आगे। तो पहला कारक दिया है अभिकारक की सांद्रता या सांद्रण, यानी जो आपका ए आर लिखा है, इसकी सांद्रता घटाएं या बढ़ाएं तो क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो मन से ही सोचो, यदि ए की मात्रा बढ़ाए तो क्रिया दर बढ़ेगी घटेगी, क्यों घटेगी, ए की मात्रा बढ़ाओ। अरे अपन पहले कम आइटम डाला और डाल रहा है तो अब क्रिया दर बढ़ जाएगी कि नहीं। तो सीधी सी बात, किसी अभिक्रिया का वेग को दर भी कह सकते हैं आप। अभिकारकों की सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती, यानी दर कैसी होती है, समानुपाती होती है, तो उसकी सांद्रता के समानुपाती होती। समानुपाती मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा और इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब होता। और अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता तो एक चीज बढ़ती तो दूसरी घटती है। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, क्रिया की दर बढ़ जाती है, और समय के साथ क्रिया कारकों की सांद्रता कम हो गई तो अब क्रिया की दर घट जाएगी। यानी एक ही मात्रा बढ़ाए तो बढ़ेगी, घटाएं तो घटेगी। अगर तुमने इधर का याद कर लिया तो इधर का मन से लिख सकते कि नहीं। मान लो किसी कारण इधर का हमने याद करा, उसका इधर का उत्पाद का पूछ लिया तो उल्टा लिख देना, सीधी सी बात। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर उत्पाद की मात्रा घट जाएगी, मतलब प्रभावित करेंगे तो, है ना, उल्टा होगा। नहीं, कहने का तात्पर्य होगा उल्टा बोलती है नहीं, दर तो बढ़ रही है। ऐसे समझो, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाए तो क्रिया की दर बढ़ रही है, और यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी तो घट जाए, उल्टा होगा। इसकी मात्रा बढ़ा दें ये घट जाए, ऐसा होगा। चलो दूसरा दिया टेम्परेचर, ताप। ठीक है, तो इसमें लिखा ताप वृद्धि का अभिक्रिया की दर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उच्च ताप पर अभिक्रिया, मतलब अगर टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे अभिक्रिया उतनी ही बढ़ती जाएगी। और एक लाइन इसमें जोड़ लेना, हालांकि मैंने इसमें पहले से जोड़ दी है, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, जिनके पास परीक्षा बोर्ड है वो लिख लें आप,
उसी में आगे लिखे हैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, या प्रति शब्द लिख लो, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। ठीक, अगला है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो एक बार मैंने उत्प्रेरक के बारे में आपको विस्तृत बता दिया था। उत्प्रेरक जो है धनात्मक अभिक्रिया दर को बढ़ाते, ऋणात्मक घटाते। तो सीधी सी बात, यदि उत्प्रेरक उपस्थित है तो अभिक्रिया की दर को लगभग वो बढ़ा भी सकता और घटा भी सकता। एक लाइन उसमें जो होता है ना, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को लिखी है, उसमें नहीं लिखना। धनात्मक उत्प्रेरक क्रिया दर को बढ़ाता जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्रिया दर को घटाता है। उसके बाद दिया क्रिया कारकों की या अभिकारकों की नेचर, प्रकृति। ठीक, तो क्रिया कारकों की प्रकृति का भी अभिक्रिया दर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध टूटते, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो अल्कोहल को पानी में घोलना चल रहे हैं, तो अल्कोहल पहले टूटेगा, अल्कोहल आपस में टूटेगा, फिर उसके बाद वो पानी में घुलेगा। तो कोई रासायनिक क्रिया हो रही तो पुराने बंध टूट जाते, मान लो अल्कोहल के जो बंध बने थे वो आपस में टूट गए और फिर जल में घुलने वाले नए बंध का निर्माण करेगा। तो वो कह रहा पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं। अतः अणु जितना ज्यादा सरल होगा, सरल अणु होगा तो बंध कम टूटेंगे, जटिल अणु होगा तो बंध ज्यादा टूटेंगे। तो सरल अणु हुआ तो उसमें बंध कम टूटते, अतः क्रिया तेज गति से होगी। और अगर इसका उल्टा हुआ, जटिल अणु हुआ बंध ज्यादा टूटेंगे तो क्रिया की दर धीमी हो जाएगी, है ना बेटा। अब लिखा है विकिरण का प्रभाव या किरणों को द्वारा अवशोषण का प्रभाव। तो कुछ अभिक्रिया कैसी होती है, उनका वेग विकिरणों के अवशोषण पर। मान लो सूर्य के प्रकाश में कोई अभिक्रिया तीव्र गति से होती है नहीं, और कोई अंधेरे में धीमी गति से होता है, जिसका मतलब कुछ अभिक्रिया विकिरणों को अवशोषित करके अपनी दर को बढ़ा सकती हैं। जैसे उदाहरण में लिख लो, एक तो कौन बढ़ा सकती है, HCl का बनना, H2 + Cl2, तो HCl बनेगा। अगर ये बिना अंधेरे में क्रिया हो रही बेटा तो ये मंद गति से होगी, और जैसे इसको हम कर दें कायम है सूर्य के प्रकाश में, हम कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, तो ये तीव्र गति से होगी, इसका तीव्र हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश को विकिरण को अवशोषित करके उनकी दर बढ़ जाती है। बहुत इतने कारक है, एक आध और लिखवा दूं। पाँच हो गए परीक्षा बोल सर यही अच्छी है वो। अच्छा, और मान लो अलग से आ गया दाब का प्रभाव लिख लो, दाब तो लिखा ही है, दाब लिख लो। दाब का प्रभाव पूछ लिया तो दाब के प्रभाव में लिखा बेटा, याद खुद नहीं कर लेना, ज्यादा 4 नंबर क्वेश्चन आएगा तो 4 तो लिखना ही। और अगर परिभाषा समेत आया तो 3 कारक लिखना, 1 नंबर की परिभाषा हो जाएगी, जैसे अपन ने जोड़ी थी परिभाषा, तो 1 की परिभाषा 3 नंबर के कारक, तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दाब के प्रभाव में लिखें, यदि अभिकारक या उत्पाद गैस अवस्था में है, यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैस अवस्था में है, तो अभिक्रिया की दर पर दाब का प्रभाव पड़ता है। गैस अवस्था में है तो अभिक्रिया की दर पर दाब का प्रभाव पड़ता है।
है, जैसे एक लाइन लिख लो, जिन अपक्रियाओं में मोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, जिन अपक्रियाओं में मोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, उत्पाद में घटती है, वहां दाब बढ़ाने पर अपक्रिया की दर तेज हो जाती है, वहां दाब बढ़ाने पर अपक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये इंपोर्टेंट मान के चलें इसको। हालांकि और भी क्वेश्चन है इसके, लेकिन ये पहला ही क्वेश्चन ये मान लो ये अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अच्छी है। जैसे इससे पहली वाली विद्युत रसायन में अपन ने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल, तो पहला ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, ऐसे ही ये भी पहला क्वेश्चन इसका इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब लिखें अपन दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? इसके लक्षण बताइए। कितने मिनट? 31। चलो लिखो आप, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया की दर, सर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, पिछले साल आया था ऐसा सब, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण, अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होती है। तो मान लो कोई समीकरण लिखें अपन, जैसे A प्लस बी और जवानदार उत्पाद, ठीक है, तो इसकी दर कैसी होती है? अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल, अभिकारक है ये, इनकी सांद्रता मतलब कोष्टक में लिखना सांद्रता हो जाती है, की सांद्रता बी की सांद्रता,
तो अपन ने क्या लिखा, द्रव्यमान क्रिया में कहता है कि किसी अपक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होती है। यदि मान लो समानुपाती चिन्ह हटा क्या आता, दर बराबर के ए की सक्रिय मात्रा इंटू बी की सक्रिय मात्रा। ठीक है। जहां अब चाहो तो आप यहाँ एक्स वाई भी लगा सकते हो बेटा, तो इसमें घात लग जाएगी एक्स वाई की, चाहो तो, नहीं तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी। जहाँ के क्या है, के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहते हैं। ये होता दर स्थिरांक। सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस वाले क्वेश्चन। हाँ जरूर नहीं है, लगा दो उससे का कुछ भी, कितने अणु भाग लेंगे, जितने अणु भाग लेते उतने घात लग रही थी। एक्स अणु भाग ले रहा था एक्स की घात, वाई अणु भाग ले रहा था वाई की घात। और ध्यान रखें, यदि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, तो प्रत्येक अभिकारक मतलब कितने अभिकारक इसमें, कितने हैं, 2। 1 मोल प्रति लीटर है, क्या हो जाएगा इसमें मान रखो तो दर बराबर क्या जाएगा, दर बराबर आ जाएगा के इंटू 1 इंटू ये आएगा, यानी इसकी सांद्रता 1 और इसकी सांद्रता भी 1 हो गया ना। यदि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है तो उत्तर क्या आया, दर बराबर के, दर बराबर के, यानी किसी अपक्रिया की दर कैसे होती है, उसके वेग स्थिरांक के बराबर होती है। अतः इसकी अब परिभाषा बनेगी, अब बनेगी वेग स्थिरांक की परिभाषा। देखो अतः का सर जरा ये बता लो, अब परिभाषा बन जाएगी इसकी। ये मोल प्रति लीटर दर के इंटू 1 दर बराबर के। वेग स्थिरांक सर अतः किसी अपक्रिया की दर किसी अपक्रिया का दर स्थिरांक है ना, अतः किसी अपक्रिया का दर स्थिरांक दरों पे एक शब्द बेटा है ना, यस सर, उस दर के बराबर होता है। वेग स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई होता है। इसे के से प्रदर्शित करती है। तो नीचे आप देख लो के बराबर अपक्रिया की दर, के बराबर अपक्रिया की दर। ठीक है, बात समझ में? परिभाषा नीचे आके बनी इसकी, वो डायरेक्ट परिभाषा नहीं है बेटा, वो तो समझाने के लिए। तो अपक्रिया की दर कैसे दिखाई, के कैसा दिखाई दे रहा है उसके, अपक्रिया किसी अपक्रिया का दर स्थिरांक यानी के कैसा होता है, अपक्रिया की दर के बराबर होता है। कब, जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, मतलब 1 हो, तब ऐसा होता। अब इसके लक्षण इससे बुक से बता रहा हूँ मैं, बुक से आपको फोटो दे देंगे। लक्षण पूछेगा नहीं,
परिभाषा ध्यान रखो और अंतर आएगा दोनों, लेकिन लक्षण फिर भी मैं बता रहा हूँ। दर स्थिरांक कैसा होता है? अपक्रिया की दर की माप होती है। दर स्थिरांक कैसा होता है? किसी अपक्रिया की दर की माप होती है। के का मान जितना अधिक होगा अपक्रिया की दर उतनी तेज हो जाएगी। के का मान जितना बढ़ेगा अपक्रिया की दर उतनी। कहने का तात्पर्य होगा दर समानुपाती के, दोनों एक दूसरे के समानुपाती यानी समान है, ठीक। और के का मान जितना कम होगा अपक्रिया की दर कितनी हो जाएगी? उतनी ही कम हो जाएगी। दूसरा लिखा है विभिन्न अपक्रियाओं में के मान अलग अलग होंगे। मान लो अपक्रिया अलग अलग होगी, जैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया, दूसरी कोटि की अपक्रिया, आगे चल के पढ़ेंगे, तो उनमें के मान सब में अलग अलग होते हैं। नंबर 3 में लिखा उसी अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान ताप में परिवर्तन के साथ बढ़ जाता है। किसी भी अपक्रिया के लिए ताप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो दर स्थिरांक का मान भी घट बढ़ करता, हाँ, परिवर्तित होता। पर दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रता को प्रभावित नहीं करता, यानी इसका के का मान जो है, अगर अभिकारक की सांद्रता अपन ने ए लिखी है, मान लो कितनी है, तो इसको ये प्रभावित नहीं कर सकता, ना तो इसको घटा सकता ना ही बढ़ा सकता। ये कारक हो गए, सॉरी कारक नहीं, इसके कैरेक्टर। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक बनता है। इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकता है। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में आपको डिफरेंस बताना दोनों। तो देखो पहला अंतर क्या है? अभिक्रिया की दर की एक तो परिभाषा लिख सकते हैं अपन, अभी बढ़ी ना अपन। तो किसी अपक्रिया की दर कैसी होती है? अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। और दर स्थिरांक कैसा होता है? अपक्रिया के दर के बराबर होता कब? जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है। अभी परिभाषा लिख ले लास्ट, कोई लोग दोनों इस साइड लिख सकती है। उसके बाद यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। अपक्रिया की दर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि के का मान जो है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र होता, मतलब निर्भर नहीं करता। कितने अंतर लिखे उसमें? तो इसमें 4 बताना और कौन से लिखे। चलो अच्छा लिखा। अब तीसरा है साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च अपक्रिया की दर बराबर होती बेटा। अग्र और पश्च अपक्रिया की दर बराबर होगी। अब इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आएगा। चलो इसको मैं भी समझा रहा हूँ कैसे बराबर होगी। इसके बाद एक और पॉइंट दिया है इकाई। तो दर की इकाई क्या होती है? मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स। ये तो गलत है, मोल इनवर्स कहाँ होगा? मोल लीटर इनवर्स, मोल गलत, मोल पे इनवर्स गलत लग गया बेटा। मोल प्रति लीटर प्रति समय है करना पड़ेगा। गलत कर दीजिए। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स नहीं होती है, तो वो उसको एक इनवर्स हटा दो, गलत छप गया। और के की कोई इकाई नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, घट भी सकती बढ़ भी सकती, यानी फिक्स नहीं है ना। ये कोटि के साथ बदल जाती है, यानी प्रथम कोटि के लिए के का मान अलग आएगा, दूसरी कोटि के लिए अलग आएगा, ये लिखा। अब एक जो पॉइंट लिखा है इसमें साम्य अवस्था पर। अब साम्य अवस्था कैसी आएगी देखो। C+D, ठीक है, P2 ले लो, कुछ भी ले लो उससे। अब देखो दर कैसी होती है? ये कहला रही अग्र अपक्रिया और ये कहलाएगी पश्च, क्योंकि इधर जा रही तो इधर और इधर जा रही तो पश्च कहलाती। तो ये कैसी होती है? एक ही समानुपाती, ऐसे हो गया आपका। और अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाने पे आता बेटा के चूंकि 2 बार ले रहा है तो जो हो गया K1,
ए की अपक्रिया और बी की अपक्रिया। और फर्स्ट शब्द ये हो गया अग्र के लिए, काय के लिए हुआ ये। अब फर्स्ट मतलब उल्टी हो रही है तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, दर कैसी होती, सी की सक्रिय मात्रा इंटू बी की सक्रिय मात्रा, तो दर बराबर क्या हो जाएगा K2 सी की सक्रिय मात्रा इंटू बी की सक्रिय मात्रा। हाँ 2 लिखे आए, दूसरा है तो 2। अब साम्यावस्था पर क्या होता है, साम्यावस्था किसे कहते हैं, साम्यावस्था पहले बता चुका मैं, क्या होता है साम्यावस्था। जिसमें आप दोनों हाँ एक समझने के लिए प्रैक्टिकली समझो तो जैसे मैंने बता दें, हौज है, टंकी है, पानी का आना और जाना दो क्रिया हो रही। मान लो इस तरह से हौज बना, चित्र द्वारा समझ लिया, इसमें से पानी निकल रहा और इसी नली से ये वापस जा रहा, ठीक है। और ये बटन एक लगी आपकी, जैसे अपन ने बटन दबाई पानी का निकलना शुरू हो गया और पानी का आना शुरू हो गया। अब इसका कोई परिवर्तन दिखाई देगा क्या, उतनी टंकी भरी दिखाई, ऐसा लगेगा कोई अपक्रिया नहीं हो रही। तो साम्यावस्था वह गतिमान स्थिति होती है जिसमें दो विपरीत क्रिया एक साथ एक समय समान गति से होती रहती, लेकिन उनमें दो चेंजेस, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, वो कहलाती साम्यावस्था। जब कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा तो मान लो जे अपक्रिया आगे वाली है तो इसकी दर और जे अपक्रिया बाद वाली, तो दोनों की दर कैसी होती है, बराबर। अगर अपक्रिया की दर पश्च अपक्रिया की दर के बराबर होती है तो साम्यावस्था पर क्या हो जाएगा, साम्यावस्था पर R1 बटे R1 बराबर R2, मतलब जो पहली अपक्रिया उसको अपन ने R1 ले लिया और दूसरी अपक्रिया तो R2, यानी दोनों बराबर होगी। तो R1 का मान क्या है, ये है K1 A की सक्रिय मात्रा और B की सक्रिय मात्रा, और ये K2 का मान C की सक्रिय मात्रा और D की सक्रिय मात्रा। अब अगर इसका त्रिकोण करें क्या जाएगा, K1 बटे K2 बराबर C की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा, आ जाएगा A की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा, ठीक है। तो यही कहलाता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। पिछले साल हमने पढ़ा था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से आता। अब चूंकि K1 और K2 लिखा यहाँ, तो देखो अब परिभाषा समझो आप, जो आपका तीसरा पॉइंट लिखा वो क्या कहना चाह रहा है। अब साम्यावस्था पर अग्र अपक्रिया की दर कैसी हो रही है, पश्च अपक्रिया की दर के बराबर हो रही है, जबकि फिर क्या कह रहा आपका, साम्यावस्था पर अग्र अपक्रिया की दर का जो वेग होता है और जो पश्च अपक्रिया की दर का वेग होता है, इन दोनों के आपस में अनुपात होता है, मतलब एक दूसरे के बटे में होते हैं। बात समझ में आ रही, दर कैसी होती है, एक दूसरे के बराबर, और स्थिरांक कैसा होता है, एक दूसरे के अनुपात में होता है। ये दोनों में डिफरेंस बताया इसने, 14 पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो लिखा, ठीक है। तो ये हो गया इसमें अंतर, अच्छे से याद कर लेना, पिछले साल यदि नहीं आया तो आने के बहुत चांस है बेटा इस क्वेश्चन। इसका पेपर इसमें चला गया, बताओ। चलो अब लिख लें आप अपक्रिया की, सर आया था 20 साल कहाँ है, 2 नंबर में आया, 12 मार्क इसने सन क्यों नहीं डाला फिर, हाँ सर इसमें नहीं डाला, 23 में अब लिख लो आप अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझ, इसलिए समय नहीं डाला, अंतर नहीं है परिभाषा, अभी क्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, हाँ अंतर कहाँ है, अपक्रिया की दर की परिभाषा, दर की परिभाषा आई थी 2 नंबर की। अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, तो बेटा ये परीक्षा बोर्ड में सही लिखा, कुछ दिक्कत नहीं, जिसके पास परीक्षा बोर्ड नहीं हो तो उसकी फोटो डाल देंगे, ठीक है। और यदि ऐसा लगे कि क्वेश्चन में तो आप एक दूसरे से मंगा सकते फोटो भाई। मैंने अगर मैं कहता हूँ ये परीक्षा बोर्ड में है तो मान लो तुम्हारे पास परीक्षा बोर्ड नहीं, जिसके पास उससे मांग सकते ही नहीं, अरे बता रहा हूँ मैं, मान लो मैंने फोटो नहीं खींच पाया और मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड में, तो एक दूसरे से भी तो मांग सकते हैं अपन, भाई फोटो डाल दो, ऐसा है नहीं ओनली फॉर एडमिन, ऐसा एक ग्रुप है नहीं एडमिन ही डाले। अब देखो भैया ये फिर से आपका ज्ञानवर्धक क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्रिया की कोटि और कोटि पहचानने वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने अब क्रिया लिखी बेटा, जैसे मैंने लिखा
ए प्लस बी प्लस सी और जहाँ बन जाएगा कोई भी उत्पाद इसकी एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये होता दर समानुपाती ए की सक्रिय मात्रा इंटू बी की सक्रिय मात्रा इंटू सी की सक्रिय, मतलब जितने अभिकारक भाग ले उसके गुणा कर देंगे। 2 ले रहा तो 2 का गुणा, 3 भाग ले रहा तो 3, इस पर एक्स की घात, इस पर वाई की घात और इस पर जेड की। ठीक है, यदि मैं दर का समानुपातिक चिन्ह हटाता हूँ क्या जाएगा, दर बराबर के ए की सक्रिय मात्रा और बी की सक्रिय मात्रा, इसमें घात लगाना जरूरी बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिना घात के नहीं चलेगा। अगर इसको हम दर नियम बना दें, दर नियम समीकरण से, तो दर नियम समीकरण से क्या हो जाएगा, दर नियम समीकरण में ये हो जाएगा दर बराबर माइनस डी एक्स बटे डी टी, ये आ जाता बेटा दर नियम समीकरण। दर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बटे डी टी बराबर के, और फिर आएगा ए की सक्रिय मात्रा इंटू बी की सक्रिय मात्रा इंटू सी की सक्रिय मात्रा, एक्स वाई और जेड। तो n बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सबका योग कर दो। जहां n क्या है, जहां n अभिक्रिया की कोटि है, क्या है आपकी अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, यदि n का मान 1 आता था क्रिया प्रथम कोटि की, n का मान 2 आता था क्रिया द्वितीय कोटि की, 3 आएगा तो तृतीय कोटि की होगी। अब परिभाषा अपना है, अब इसमें लिखा है किसी अभिक्रिया की कोटि, मान लो कोई भी अभिक्रिया लिखी जे लिखी, इसकी हमें कोटि निकालना है। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों के योग के बराबर होती है। देखो जो घातें हैं इनके योग के बराबर होती है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए, अब मान लो इस अभिक्रिया की दर को हम दर्शाने के लिए क्या कर रहे हैं, दर नियम समीकरण बना रहे हैं। ये वैसे ही बना था, फिर ये बना तो ये दर नियम समीकरण हो गया। तो वो कह रहा है किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों के योग के बराबर होती है जिन्हें किसी अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए उन्हें कहाँ लगाया जाता, दर नियम समीकरण में घातों को जो लगाई जाती घातें उनके योग के बराबर होती है। ठीक है, अब मान लीजिए जहां n का मान n कोटि होता और उसके बाद लिखा जहां x y z क्रम से a b तथा c के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की मतलब a की अभिक्रिया कोटि क्या है x, और बी की अभिक्रिया कोटि क्या है y, सी की अभिक्रिया कोटि क्या है z। तो जहां x y z क्या है अभिक्रिया की, मतलब a b और c के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, तथा n क्या है, n जो है संपूर्ण अभिक्रिया की यानी कुल अभिक्रिया कोटि क्या है, जहां n क्या है, जहां n अभिक्रिया की कुल कोटि है। कुल मतलब सबको जोड़ देंगे जितना उत्तर आएगा। अभी एक उदाहरण लेंगे उसको उत्तर आ जाएगा बेटा। फिर इसमें लिखा भी यदि n बराबर 1 आता तब क्रिया प्रथम कोटि की। ठीक है, यदि n बराबर कितना आया 1 तो कैसी अभिक्रिया, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की। और यदि n बराबर 2 है तो द्वितीय कोटि, और n बराबर 3 है तो तृतीय कोटि। इससे ज्यादा नहीं होती, नहीं तो गिनती लगा दो। और n बराबर 0 है तो शून्य कोटि, नहीं तो तुम गिनती लगा दो 4 5 6 नहीं होती बेटा, है ना। तो इसकी फोटो खींच लो भैया। परिभाषा बस इसमें लिखना, बाकी ये सब मैंने कर ही दिया। केवल 2 लाइन की परिभाषा इसमें लिखना आपको, बाकी ये सब हो गया। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझा दूं, चलो एक उदाहरण से समझाएं, बाकी पहले अपन कल देखेंगे। चलो इधर बता देना बेटा उदाहरण यहाँ। अब क्वेश्चन आएगा कि निम्न अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आएगा अभिक्रिया लिख के देगा समीकरण, आपको कोटि बताना। ठीक है, तो बेसिस में एक उदाहरण छपा अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड का विघटन, इसका क्या हो रहा है विघटन। विघटन करते क्या बनता है बेटा N2 प्लस जल।
अब इसके लिए क्या आएगा, दर समानुपाती अमोनियम नाइट्राइड की सक्रिय मात्रा। कितने अणु भाग ले रहे हैं अमोनियम नाइट्राइड के, कितने अणु भाग ले रहे हैं बेटा, अमोनियम नाइट्राइड के कितने अणु भाग ले रहा है, NH4 NO2 के एक, इसलिए इस पर घात आएगी 1 की, और घात जब 1 की आती है उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका दर बराबर के, और यहाँ गया आपका अमोनियम नाइट्राइड की। या डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, दिया जाएगा दर बराबर माइनस dx बटे dt बराबर के, और यहाँ जाएगा अमोनियम नाइट्राइड की सक्रिय मात्रा। n बराबर क्या है 1, n बराबर 1 है ना, 1 की घात आ रही है, चूंकि 1 अणु भाग ले रहा है इसका पूरा, इसलिए 1 की घात आई। अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है ना। इस तरह से हमें करना। सर उसको उदाहरण डाल। अच्छा, उदाहरण नहीं समझ परीक्षा उत्तर रखी तुम्हारा। अब ऐसे तो मैं 10-15 उदाहरण करवाऊंगा। एक उदाहरण है इसमें लिखा है, ऐसे कई उदाहरण तुमसे पूछे जाएंगे इसकी कोर्ट में। 11:05 भैया एक बात यह